हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 2 ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स की। इसमें सबसे पहले डेटा रिपोजिटरीज पढ़ेंगे, फिर बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर NoSQL, डेटा मार्ट्स, डेटा लेक्स, ETL, डेटा पाइपलाइंस, फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग टूल्स, मॉडर्न डेटा इकोसिस्टम, की प्लेयर्स, टाइप्स ऑफ डेटा, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट्स, सोर्स ऑफ डेटा यूजिंग सर्विस बाइंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे RDBMS और NoSQL के बारे में। तो इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता था। एक तरीका ये हो सकता था कि हम पहले RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ते और NoSQL के बारे में अलग अलग से पढ़ते। लेकिन मैंने क्या किया है, इन दोनों को कुछ पैरामीटर्स पे कुछ पैरामीटर्स पे बात किए हैं अलग अलग तरीके से। यानी अगर डेटा मॉडल किस तरीके से RDBMS में है और NoSQL में, स्केलेबिलिटी किस तरीके से काम करती है RDBMS में और NoSQL में, इससे क्या होगा, लिखने में भी आसानी होगी एग्जामिनेशन में और इस चीज को समझने में भी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले RDBMS, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में विथ रोज एंड कॉलम्स। तो जैसा हम जानते ही हैं, RDBMS में वही होता है, टेबल्स होता है, उसमें कुछ रोज होते हैं और फिर क्या कुछ कॉलम्स होते हैं और उसमें हमारा डेटा क्या है, उसमें स्टोर्ड रहता है। ये इन्फोर्स क्या करता है, एसिड को ये इन्फोर्स करता है, यानी एटोमिसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये इंश्योर करता है RDBMS इन सब प्रॉपर्टीज को। और सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यूजिंग SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस से हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी ये सपोर्ट करता है RDBMS। अब बात करें NoSQL के डेटा मॉडल की, तो इसमें क्या है, वेरियस डेटा मॉडल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल हो गया, की वैल्यू डेटा मॉडल हो गया, कॉलमनर डेटा मॉडल हो गया, ग्राफ डेटा मॉडल हो गया। तो ये सब चीजें अवेलेबल है NoSQL में। लेकिन RDBMS में क्या है, इसमें टेबल्स के फॉर्म में डेटा रहता है, तो स्कीमा लेस होता है ये, और ये क्या है, स्कीमा फ्लेक्सिबल भी होता है। लेकिन RDBMS में क्या है, स्कीमा होना चाहिए। इससे क्या होता है, डायनेमिक ज्यादा ये हो जाता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज में ये हेल्प करता है। RDBMS ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड डेटा में ही यूज होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा को ही करता है क्योंकि उसमें टेबल होता है। और NoSQL में क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और इसके साथ ही ये ज्यादा डायनेमिक होता है RDBMS से। बात की जाए स्केलेबिलिटी की, तो RDBMS टिपिकली स्केल्स वर्टिकली बाय एडिंग मोर रिसोर्सेज। ये किस तरीके से स्केल अप होता है RDBMS, ये कैसे होता है, वर्टिकली होता है। मैंने कल ही मतलब यूनिट 1 की वीडियो में बताया था कि एक होता है वर्टिकल स्केलिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक इक्विपमेंट है या एक कंपोनेंट है या एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें क्या, इसी में हम रिसोर्सेज बढ़ाते जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, हम उसको क्या है, डिफरेंट सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं और वहां से सर्वर पे जो हमारा नोड्स होता है उसको क्या इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड इन आवर ऑन आवर सर्वर्स और ऑन आवर CPU और मेमोरी स्टोरेज और ऑन आवर डिवाइसेस। जितना डिवाइसेस पे ज्यादा हमारा लोड होगा उस हिसाब से क्या है, हम अपने नोड्स को या सर्वर्स को इंक्रीज करेंगे। और इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम बस उसके रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं उस जगह पर। एक ही इसमें सिंगल सर्वर में होता है, उसमें क्या मल्टीपल सर्वर में होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, जैसे कि मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा या हाई कंकरेंसी। बहुत सारे लोग एक टाइम पे इसे फेच करने लगते हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आता है RDBMS में। NoSQL की बात की जाए तो ये डिजाइन होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी पर। अभी मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी कैसे काम करती है और वर्टिकल कैसे काम करती है। तो ये हॉरिजॉन्टल पे बेस्ड होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आपको क्या है, डिफरेंट सर्वर पे, एक सर्वर पे आपका जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है, दूसरे दूसरे सर्वर पे क्या है, अपने सर्वर को इंक्रीज करते जाते हैं, उसी वहीं पर रिसोर्सेज ना बढ़ा के आप अपने सर्वर को इंक्रीज करते हैं। इससे क्या है, ये आपका ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। और अगर कोई कंकरेंसी यानी एक साथ भी लोग डेटा फेच कर रहे हैं तो उनको भी ये प्रोवाइड करता है विद लो लेटेंसी। जैसे बताया ही गया कि मल्टीपल नोड्स और सर्वर होते हैं क्लस्टर में, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं और हाई थ्रूपुट देते हैं ज्यादा नोड ऐड करके। अब बात की जाए फ्लेक्सिबिलिटी की, तो RDBMS प्रोवाइड करता है रिजिड स्कीमा स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, आपको कुछ भी आप अगर करना चाहे, आपने बहुत सारे ऑपरेशंस आप एक साथ नहीं कर सकते। इसमें क्या है, प्री डिफाइंड स्कीमा होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क।
तो आपको उसी के साथ काम करना होता है। डेटा नॉर्मलाइजेशन होता है, ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। स्कीमा चेंजेस कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड मे रिक्वायर डाउन टाइम फॉर मेंटेनेंस। और अगर आप स्कीमा चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको डाउन टाइम देखना पड़े, और जब भी आप मेंटेनेंस करें हो सकता है आपका सर्वर क्या है, आपकी जो भी रिसोर्सेज है वो डाउन हो जाए और आपके कस्टमर को क्या है कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। NoSQL में क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी ये फ्लेक्सिबल है, डायनामिक स्कीमा चेंजेस है, यानी वो चीज चल भी रही है और साथ साथ में आप स्कीमा को भी चेंजेस कर सकते हैं इजिली। एकोमोडेट करता है डेटा स्ट्रक्चर्स को ये इवॉल्व करके, और ये वेल सूट है यूज केसेस विद रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब कोई ऐसा चीज है जिसमें रैपिडली चेंज हो रहा है डेटा, या फिर डेटा में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तब वहां पर NoSQL ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अब बात की जाए क्वेरी लैंग्वेज की, तो RDBMS यूज करता है SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड क्वेरी, यानी डेटा को जब भी चेंज करना हो या डेटा को रिट्रीव करना हो तो हम यहाँ यूज करते हैं RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में SQL का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। और जो SQL है वो प्रोवाइड करता है पावरफुल फीचर जैसे कॉम्प्लेक्स जॉइंस हो गया, एग्रीगेशन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। NoSQL databases may have their own query language or APIs tailored for specific data models. NoSQL databases में क्या होता है, उनके अपनी query languages हो सकती है या फिर API tailored API हो सकती है उसके लिए, जिसको आप यूज कर सकते हैं। Some support SQL like querying, और कुछ कुछ NoSQL क्या है SQL like querying को भी सपोर्ट करते हैं, while others use proprietary query languages और APIs optimized for respective data models। और कुछ क्या है उनके प्रोप्राइटरी क्वेरी लैंग्वेजेस होते हैं या एपीआई होते हैं जिनको वो यूज करते हैं अपने डेटा मॉडल्स के लिए। तो क्वेरी लैंग्वेज RDBMS में SQL यूज होता है, NoSQL में उनका अपना बनाया हो सकता है या कोई एपीआई हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजैक्शन। तो RDBMS में इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी थ्रू एसिड प्रॉपर्टी। तो इसमें एसिड प्रॉपर्टीज होती है, ACID प्रॉपर्टीज होती है RDBMS में, जिसके थ्रू क्या है ये कंसिस्टेंसी और ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करता है। एसिड पहले ही बताया जा चुका है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी और ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इन सब चीजें इनमें रहती है एसिड की प्रॉपर्टीज। NoSQL database offer various consistency model including strong consistency, eventual consistency and eventual consistency. Some NoSQL databases sacrifice strong consistency for higher availability and partition tolerance, providing eventual consistency और released consistency granted। तो इसमें दो तरीके की आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी भी मिल सकती है और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अब आप जहां पर चाह रहे हैं हायर अवेलेबिलिटी हो, पार्टीशन टॉलरेंस हो, तो वहां पर हम क्या है प्रोवाइड करते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी या फिर रिलैक्स कंसिस्टेंसी, यानी थोड़ा सा आप कंसिस्टेंसी के साथ उसके इंटीग्रिटी के साथ थोड़ा सा क्या रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी को आप कम कर देते हैं। अब यूज केस की बात की जाए RDBMS में पहले, तो रिलेशनल डेटाबेस क्या है वेल सूटेड फॉर ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशंस के लिए विद स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो आपको अगर ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशंस में यूज करना है तो यू हैव टू गो विद RDBMS, आपको RDBMS के साथ जाना पड़ेगा। जैसे कि ई कॉमर्स में आप काम कर रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, आपको टाइम स्टैम्प चाहिए किस टाइम ट्रांजैक्शन हुआ है, ERP सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, तो इन सब टाइम पे क्या आपको चाहिए होगा एक RDBMS। अब NoSQL कहाँ चाहिए होगा, NoSQL databases excel in use cases with large scale distributed data। अब आपको लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के साथ काम करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा NoSQL, क्योंकि ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है और ये अच्छा थ्रूपुट देता है। जैसे वेब एप्लीकेशन में, रियल टाइम एनालिटिक्स में, IoT में, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम ज्यादातर NoSQL यूज करते हैं। तो NoSQL की एक बहुत ही अच्छी जो एप्लीकेशन है वो आपको दिखेगी MongoDB। MongoDB एक डेटाबेस है जो NoSQL पे काम करता है, ये NoSQL में आ गया और MongoDB को हम यूज करते हैं इन मन Mongo, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड में हम मन में यूज करते हैं MongoDB को, जो वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज आता है। नेक्स्ट है RDBMS के एग्जांपल्स क्या है, तो इसमें एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के MySQL, PostgreSQL हो गया, Oracle डेटाबेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, IBM DB2 हो गया, और NoSQL के एग्जांपल्स हो गए MongoDB डॉक्यूमेंट, कैस्केंड्रा, कॉलमनर है। MongoDB क्या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, कैस्केंड्रा क्या कॉलमनर है,
रेडिस क्या है, की वैल्यू में चलता है, नोड4j क्या है, ग्राफ के थ्रू चलता है, अपाचे काउचडीबी क्या है, डॉक्यूमेंट के थ्रू चलता है। तो ये एग्जांपल्स हो गए इसके। अब नाउ कमिंग टू द कॉन्स, व्हाट आर द वेरियस disadvantages related to the both RDBMS and NoSQL? What are the cons that we have to face if we will use RDBMS? सबसे पहला लिमिटेशन जो हमें RDBMS के साथ फेस करना पड़ेगा वो है हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा के ही थ्रू काम करना पड़ेगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड के साथ आप काम नहीं कर सकते। स्केलिंग आउट हॉरिजॉन्टली में आपको प्रॉब्लम होगी, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेडली नहीं स्केल कर सकते, आपको इसको वर्टिकली स्केल करना पड़ेगा। और इसमें फ्लेक्सिबल स्कीमा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। कमिंग टू द NoSQL डेटाबेसेस में लैक सपोर्ट ऑफ एसिड ट्रांजैक्शन। इसमें क्या हो सकता है, आपको सिक्योरिटी के साथ, आपको कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको एटोमिसिटी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर एक और चीज जो नहीं देखने को मिलेगी वो है कि कंसिस्टेंसी के साथ लैक होगा, यहाँ पर आइसोलेशन के साथ लैक होगा NoSQL में। और कॉम्प्लेक्स क्वेरिंग कैपेबिलिटीज भी इसके पास नहीं होती, आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज से फेच नहीं कर सकते। तो इसमें क्या ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए डेटा मॉडलिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू। अब समरी जान लेते हैं इन दोनों के बीच में कि which database we should select, whether we should move forward with RDBMS or the other one that is NoSQL। तो हमें कौन सा चुनना चाहिए? तो it totally depends on factors such as data structure, आपका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंसिस्टेंसी गारंटीज क्या है, एप्लीकेशन यूज केसेस क्या है, दोनों के अपने स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अकॉर्डिंग टू नीड क्या है, आप इसे चुन सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है और ज्यादा आप उसमें सिक्योरिटी चाहते हैं तो यू शुड गो विद RDBMS। एंड इफ यू हैव unstructured data or semi structured data and you can go with a bit less security, then you should move forward with NoSQL। तो आप NoSQL के साथ जा सकते हैं। चलिए 2 पॉइंट खत्म हो गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। RDBMS और NoSQL अगर आप इतना लिख के आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं डेटा मार्ट्स की तरफ। तो डेटा मार्ट्स क्या पर्पस सबसे पहले जान लेते हैं। डेटा मार्ट्स आर सबसेट्स ऑफ डेटा वेयर हाउसेज दैट आर डिजाइन्ड टू सर्व द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक पब्लिक यूनिट्स, डिपार्टमेंट और फंक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, डेटा वेयर हाउस के सबसेट्स हैं। यानी ये डेटा वेयर हाउस होता है जिसमें बहुत सारे डेटा रखे होते हैं, उसका क्या एक छोटा पार्ट होता है डेटा मार्ट्स, जो डिजाइन किया जाता है कि हम स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स के नीड्स को, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें क्या हम पूरा कर सके, उसको सॉल्व कर सके, उसमें डिपार्टमेंट्स में, फंक्शंस में, जो भी। अब स्कोप क्या है, दे कंटेन एग्रीगेटेड, समराइज्ड एंड प्री प्रोसेस्ड डेटा टेलर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर यूजर्स और ग्रुप्स, allowing for faster and more focused analysis। तो डेटा मार्ट्स में होता क्या है कि इसमें डेटा स्टोर होता है, वो क्या प्री प्रोसेस्ड होता है, यानी पहले से एग्रीगेटेड है सब डेटा, समरी किया हुआ है, प्री प्रोसेस यानी क्लीनिंग व्लीनिंग सब किया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर और ग्रुप क्या आप उसको यूज कर सकते हैं एक फोकस्ड एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर डेटा मार्ट काम आता है। डेटा ग्रेन्युलरिटी, data marts often store a data at more granular level compared to data warehouses, enabling detailed analysis and reporting within specific areas of the business। data granularity का मतलब ये है कि ग्रेनुलर लेवल पे ये होता है, इसका डेटा स्टोर जो होता है वो ग्रेनुलर लेवल पे होता है। ग्रेनुलर लेवल का मतलब क्या हुआ, एक स्मॉल लेवल पर, एक लो लेवल पर। इससे क्या होता है, आप उसमें ज्यादा फोकस्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस और इन डेप्थ एनालिसिस उसमें कर सकते हैं। तो ये आपको डेटा मार्ट्स आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। Now coming to subject specific, each data mart typically focus on a specific subject area such as sales, marketing, finance or human resources, providing domain specific insights and analytics। मतलब क्या हुआ कि ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया पे काम करता है, जैसे या तो सेल्स पे करेगा या मार्केटिंग या फाइनेंस या फिर ह्यूमन रिसोर्स पे ये काम करेगा, तो जिससे क्या डोमेन स्पेसिफिक इंसाइट्स और एनालिटिक्स आपको मिल पाए।
Now coming to the next one is data governance. Data marts may have their own data governance policies and procedures, including data access controls, data quality management and metadata management. तो डेटा गवर्न किस तरीके से होगा, डेटा किस तरीके से यूज होगा, वो डेटा मार्ट के खुद के पॉलिसीज हो सकते हैं, किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम डेटा को, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होगा, मेटा डेटा मैनेजमेंट कैसे होगा। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, ये सब चीजें आती है डेटा गवर्नेंस के अंदर, जो आपका डेटा मार्ट में होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेटा इंटीग्रेशन। तो डेटा इंटीग्रेशन क्या है कि डेटा मार्ट्स आर पॉपुलेटेड थ्रू डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस सच एज ETL, एक्सट्रैक्ट, transform and load, which extract the data from source system, transform into the required format and load into the data mart। तो डेटा इंटीग्रेट किस तरीके से होता है, तो ये डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, जो एक सच प्रोसेस, वन ऑफ सच प्रोसेस इज ETL। उनमें से एक प्रोसेस क्या है, ETL का फुल फॉर्म क्या है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, लोड। तो सबसे पहले हम कोई भी डेटा सोर्स से एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा, फॉर एग्जांपल हमने सोशल मीडिया से किया। नाउ ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। हम जो काम कर रहे हैं डेटा पर, वो अगर हम काम कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो जितना भी डेटा हमने किया उसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास टेक्स्ट है, वीडियो है, उनको क्या हम समरी करके क्या है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज लोड, loading the data into the data mart is the last step. These are the things comes under ETL. Now coming to the performance of data marts. Data marts are optimized for query performance and analytical processing within specific business domains, allowing users to quickly retrieve and analyze relevant data. तो ये करता क्या है कि ऑप्टिमाइज कर देता है क्वेरी परफॉर्मेंस को। यानी अगर आपने कुछ क्वेरी लिखी तो बहुत बस उसके डोमेन स्पेसिफिक ही, उस क्वेरी स्पेसिफिक ही आपको रिजल्ट देगा, बहुत ज्यादा आपको इररिलेवेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इससे होता क्या है, इजिली यूजर्स क्या है डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं रिलेवेंट डेटा को बहुत सी इजिली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेटा मार्ट टाइप्स। जो डेटा मार्ट टाइप्स किस किस तरीके के होते हैं, एक डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स होता है जो डेटा वेयर हाउसेस से डिराइव होता है, एक इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स होता है जो क्या है सोर्स सिस्टम से बिल्ड किया जाता है। दो तरीके के होते हैं, पहला है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कहां से आ रहा है, डिपेंडेंट जो है डिराइव हो रहा है डेटा वेयर हाउसेस से, और इंडिपेंडेंट जो है वो डिराइव हो रहा है आपका सोर्स सिस्टम से। नाउ कमिंग टू द स्कीमा डिजाइन। तो स्कीमा डिजाइन में क्या है कि डेटा मार्ट्स जो है यूज करते हैं डायमेंशनल मॉडलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे स्टार स्कीमास हो गए या स्नोफ्लेक स्कीमास हो गए, टू ऑर्गेनाइज डेटा फॉर इफिशिएंसी क्वेरिंग एंड एनालिसिस। ये क्या यूज करते हैं, स्टार स्कीमास और स्नोफ्लेक स्कीमास, जिससे डेटा को ऑर्गेनाइज करे और इफिशिएंटली उनको क्या रिट्रीव कर सके और एनालाइज कर सके। ये स्कीमा डिजाइन हो गया। नाउ कमिंग टू द एजाइल अप्रोच। डेटा मार्ट्स आर ऑफन डेवलप्ड यूजिंग एन एजाइल अप्रोच। एजाइल का मतलब क्या होता है, एजाइल का मतलब होता है if you have made some changes, that changes will be reflected very quickly or in real time, it's called agile। यानी तुरंत वो चीज क्या रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी रैपिड, इसका मतलब हुआ रैपिड उसमें चेंजेस होगा, रैपिड आइटरेशन होगा, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है कौन सा, डेटा मार्ट का। और इसमें क्या है, रैपिड आइटरेशन हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, इवॉल्विंग बिजनेस रिक्वायरमेंट और यूजर नीड के हिसाब से ये चीजें आप कर सकते हैं यूजिंग डेटा मार्ट। नाउ कमिंग टू द डायग्राम ऑफ डेटा मार्ट। तो डेटा मार्ट का डायग्राम एक देख ले हम, इससे हमें और क्लियर हो, और एग्जाम में अगर हम डेटा मार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो हमारे नंबर के चांसेस क्या इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये है डेटा वेयर हाउसेस। मैंने क्या कहा था कि डेटा जो हमारा, एक सेकेंड इसको अगर हम सेव कर ले या स्क्रीनशॉट अगर हम ले लें, विंडोज शिफ्ट एस क्लिक करके अगर हम डेटा वेयर हाउस, 1 सेकेंड, yeah, now it's good। तो अगर हम कॉपी करते हैं और जाते हैं बिग डेटा के नोट्स में, और यहाँ पर हमने डेटा मार्ट्स को पेस्ट कर दिया। चलिए हमने इस इमेज को पेस्ट कर दिया। नाउ कमिंग टू द इमेजेस, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि डेटा मार्ट क्या सबसेट है, एक डिपेंडेंट डेटा मार्ट हो सकता है, क्या इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट हो सकता है। डिपेंडेंट डेटा मार्ट क्या है, ये सब जितने भी एग्जांपल है वो किसके हैं, डिपेंडेंट डेटा मार्ट के। क्यों, क्योंकि सब डेटा वेयर हाउस से क्या है, जो भी डेटा वेयर हाउस से डिराइव हो रहे हैं वो डिपेंडेंट है, और जो डेटा वेयर हाउस से नहीं हो रहा है
वो क्या इंडिपेंडेंट है। अगर ये वाला नीचे वाला अगर डेटा मार्ट में ये डेटा अगर क्या है डेटा वेयर हाउस से आया है तो ये डिपेंडेंट डेटा मार्ट है, और ये वाला क्या इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। डेटा वेयर हाउस का एक सबसेट होता है आपका डेटा मार्ट। तो ये चीज होता है। और आप ये भी देख सकते हैं, ये भी इमेज बहुत अच्छा है कि किस तरीके से डेटा सोर्सेज होते हैं और ऑल डेटा होते हैं, और डेटा मार्ट्स किस तरीके से बनते हैं। ईटीएल जब आप लगाते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड सब डेटा पर, तो आपको क्या मिलता है, ऑल डेटा मिलता है। और ऑल डेटा से आपको क्या मिलता है, ऑल डेटा से आपको डेटा मार्ट्स मिलते हैं। तो ये फिगर भी अगर आप बना लेते हैं डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स का, तो इससे भी आपके नंबर आने के चांसेस क्या है, बढ़ जाएंगे। वैसे तो आप ये भी डेटा वेयर हाउस का भी अच्छा एग्जांपल है, और ये डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स का हो गया, किस तरीके से ईटीएल पे काम करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज डेटा लेक्स। सबसे पहले डेटा लेक्स शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस इमेज को अगर छोटा किया जाए, नो वरीज, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं डेटा लेक्स। तो चलिए डेटा लेक्स क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो डेटा लेक्स क्या है, डायग्राम से स्टार्ट करते हैं कि आपको वो डायग्राम के थ्रू आप चीजों को क्या कॉन्सेप्चुलाइज करें, उसको विजुलाइज करें, और क्या समझने में आसानी हो। बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो अगर हम इसे सेव करें, कॉपी इमेज करें और हम इसे पेस्ट कर दें यहाँ पर, तो हमारा आ गया है इमेज। बहुत ही अच्छा इमेज है। डेटा लेक में क्या है, मशीन लर्निंग भी है, एनालिटिक्स भी है, रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट भी है, और ऑन प्रीमिसेस डेटा मूवमेंट भी है। चलिए देख लिया हमने फिगर, चलिए आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेटा लेक है क्या, डेटा लेक एक सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी है जो स्टोर करता है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एट स्केल विदाउट द नीड फॉर प्रीडिफाइंड स्कीमा। तो डेटा लेक में क्या है, किसी तरीके की स्कीमास की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सबको क्या है स्टोर कर सकता है। तो डेटा लेक में क्या है, हर तरीके के डेटा क्या है स्टोर हो सकते हैं। चलिए आप बात करें स्टोरेज की, डेटा लेक स्टोर्स रॉ अनप्रोसेस्ड डेटा इन नेटिव फॉर्मेट। तो क्या ये रॉ फॉर्मेट में, यानी ये प्रोसेस फॉर्मेट में नहीं रखता है, ये क्या है, ये रॉ फॉर्मेट में, नेटिव फॉर्मेट में क्या है अनप्रोसेस्ड डेटा को रखता है। जैसे टेक्स्ट फाइल्स हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, लॉग फाइल्स हो गए, सेंसर डेटा हो गए, मोर इनेबलिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी इन डेटा स्टोरेज। इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने में, एजिलिटी, रैपिड चेंजेस करने में क्या है आसानी होती है। इमेजेस में आप देख सकते हैं क्या स्टोरेज में हर तरीके की डेटा, इसमें इमेजेस भी आ गए, ऑन प्रीमिसेस डेटा मूवमेंट हो रहा है, रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट हो गया, एनालिटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग, हर चीज इसके स्टोरेज में आ रही है। कमिंग टू द स्केलेबिलिटी पार्ट, डेटा लेक्स आर हाईली स्केलेबल, capable of ingesting and storing massive volumes of data from diverse sources such as IoT devices, social media, click streams data and enterprise application। तो इसमें क्या होता है कि ये स्केलेबल होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को क्या है स्टोर कर सकता है। तो आप ये सब डेटा को ये इंजेस्ट कर सकता है। तो आप कितना ही डेटा आईओटी डिवाइसेस से ला दे, सोशल मीडिया सोर्सेज से ला दे, क्लिक स्ट्रीम से ला दे, या एंटरप्राइज एप्लीकेशन से ला दे, इन ये क्या है सबको स्टोर करने में ये आसानी के साथ क्या सबको स्टोर कर सकता है, और आसानी से ये सबको कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्कीमा ऑन रीड। तो अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, डेटा लेक्स follow a schema on read approach, meaning that data is structured and interpreted at the time of analysis rather than at the time of ingestion। तो जब ingest करता है, वो डेटा को लेता है, तब उसके डेटा को स्ट्रक्चर वो नहीं करता, इंटरप्रेट नहीं करता, बल्कि ये किस टाइम करता है, जब उसको रीड करता है, तब इसको क्या है उसके स्ट्रक्चर को वो देखता है, इंटरप्रेट करता है। तो ये स्कीमा ऑन रीड हो गया। जब इंजेक्शन के टाइम ना करके एनालिसिस के टाइम में क्या स्कीमा को ये चेक करता है। नेक्स्ट है डेटा एक्सप्लोरेशन। तो आप किस तरीके से डेटा लेक में डेटा को किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। डेटा लेक्स फैसिलिटेट डेटा exploration and discovery, allowing users to access and analyze raw data using a variety of tools and analytics frameworks such as SQL queries, machine learning and data visualization। तो ये करता क्या है कि डेटा को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं,
टूल्स है, एनालिटिक्स है, फ्रेमवर्क्स है। आप SQL क्वेरीज का यूज कर ले डेटा लेक्स में, मशीन लर्निंग का यूज कर ले, डेटा विजुअलाइजेशन का यूज कर ले, आप क्या हर तरीके से चीजों क्या एनालिटिक्स यूज कर ले, मशीन लर्निंग यूज कर ले, डेटा विजुअलाइजेशन यूज कर ले, हर तरीके से आप क्या डेटा लेक में क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे डेटा को। नाउ कमिंग टू द डेटा गवर्नेंस, हाउ डेटा इज गवर्न इन डेटा लेक्स। तो डेटा लेक्स रिक्वायर रोबस्ट डेटा गवर्नेंस। इसमें क्या है, डेटा को जो गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, रोबस्ट होते हैं। ये इंश्योर करते हैं डेटा की क्वालिटी को, सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को और कंप्लायंस को, जो रेगुलेशंस के साथ मीट करे। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, मेटा डेटा मैनेजमेंट हो गया, एक्सेस कंट्रोल्स हो गया, और कोई भी डेटा लीनिएज ट्रैकिंग है, वो सब चीजें क्या है इसके अंदर आती है डेटा गवर्नेंस के अंदर। हर चीजों को ये मैनेजमेंट से, एक्सेस कंट्रोल से, डेटा लीनिएज ट्रैकिंग हर चीज को देखता है। Now coming to the next part, that is integration. How integration happens in data lake? किस तरीके से integration होता है data lakes में? Data lakes integrate with various data processing and analytical tools, including Apache Hadoop, Apache Spark, cloud-based services, enabling scalable data processing and advanced analytics. तो हम किस तरीके से डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोसेसिंग और एनालिटिकल टूल्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं, जैसे अपाचे हडूप इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। अपाचे स्पार्क का आप यूज कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कैन बी यूज, जो आपको स्केलेबल डेटा प्रोसेसिंग देती है, एडवांस्ड एनालिटिक्स देती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेटा लेक आर्किटेक्चर। किस तरीके का आर्किटेक्चर होता है डेटा लेक का? डेटा लेक्स में बी इम्प्लीमेंटेड ऑन प्रीमिसेस यूजिंग हडूप बेस्ड टेक्नोलॉजीज और इन द क्लाउड यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon S3, Azure डेटा लेक स्टोरेज और गूगल क्लाउड स्टोरेज। तो आप इसको क्या हडूप बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करके ऑन प्रीमिसेस में आप इसको आर्किटेक्चर को क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप Amazon S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस यूज कर सकते हैं, या डेटा लेक स्टोरेज Azure का डेटा लेक स्टोरेज यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हैं आर्किटेक्चर। ये हो गया डेटा लेक का। तो इन सब चीजों के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं डेटा लेक के आर्किटेक्चर को। नाउ कमिंग टू द यूज केसेस, कॉमन यूज केसेस फॉर डेटा लेक्स इंक्लूड डेटा एक्सप्लोरेशन। अब कहाँ कहाँ डेटा लेक का यूज करते हैं? तो डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए हम डेटा लेक्स का यूज करते हैं। तो हम डेटा को जब एक्सप्लोर करना हो, एडवांस्ड एनालिटिक्स लगाना हो, मशीन लर्निंग लगाना हो, रियल टाइम एनालिटिक्स लगाना हो, IoT डेटा प्रोसेसिंग लगाना हो, डेटा आर्काइवल लगाना हो, और क्या है ऑन प्रीमाइसिस डेटा मूवमेंट करना हो, तब हम डेटा लेक्स का यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट मे फेस that we have to face when we will use data lakes. Challenges associated with data lakes include data governance complexity. तो जो डेटा को गवर्न करने की चीजें हैं कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन मैनेज कर सकता है, कौन उसको ट्रैक कर सकता है डेटा लीनिएज को, तो जब डेटा गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है डेटा लेक्स में, डेटा सिलोज की प्रॉब्लम आती है, डेटा क्वालिटी इश्यूज की प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं डेटा लेक्स में, और स्पेशलाइज्ड स्किल्स आनी चाहिए डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स में। ओनली देन वी विल एबल टू यूज डेटा लेक्स। तो आपको पास अच्छी खासी नॉलेज, स्पेशलाइज्ड स्किल्स होना चाहिए डेटा लेक्स को यूज करने के लिए। तो ये टॉपिक हमारा डेटा लेक्स का कंप्लीट हो गया। ये फिगर था कि डेटा लेक्स किन किन चीजों को कंप्रोमाइज करता है, क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ETL। ETL का एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम देख लेते हैं। ETL 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 डायग्राम हमने सर्च किया और हमारे पास इमेजेस में ETL डायग्राम, ETL में एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है चीजें, फिर ट्रांसफॉर्म की जाती है, फिर लोड की जाती है। बहुत अच्छा इमेज है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। हमने कॉपी इमेज किया, नोटपैड में हम गए और ETL के पास हमने क्या है, इसे फ्रेम कर दिया। तो हमारा ये इमेज क्या है, हमारा ये इमेज आ गया। 1 सेकेंड, रिसाइज, ओरिजिनल साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। लेट मी दिस अगेन। हम कहाँ पर है, हम हैं अभी
एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड में। तो विंडोज शिफ्ट एस स्क्रीनशॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं वन मोर टाइम। तो हमने ETL का यहाँ से डायग्राम लिया और हमने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलिए हमारे पास आ गया है। तो किस तरीके से काम करता है ये देखें। ईमेल CRM हो गया, ईमेल CRM हमारे पास आ गया, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का ईमेल आ गया, नेट सूट आ गया, फेसबुक एड्स आ गया और बैकएंड डेटाबेस आ गया। सबको क्या डेटा सोर्सेस से हमने एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म में हम कौन कौन से ऑपरेशन लगाएंगे, रीनेम करेंगे, कास्टिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे और इनरिचिंग करेंगे। जैसे ही ये सब चीजें ट्रांसफॉर्म हमने किया, लोड कर देंगे डेटा वेयर हाउस में। ये ETL का काम है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया डेटा सोर्सेस से, फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और उसके बाद क्या उसे किस तरीके से लोड कर दिया। तो चलिए एक्सट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं। इनके पहले जो फुल फॉर्म है उसी से स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट फेज में क्या होता है, तो एक्सट्रैक्ट फेज में इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज डेटाबेसेस, फाइल्स, API, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। बता ही चुका हूँ इन सब डेटा सोर्सेज से क्या है, एक्सट्रैक्ट किया डेटा को और पॉपुलेट डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट और डेटा लेक। और उसके बाद क्या है, पॉपुलेट करेगा एक डेटा वेयर हाउस में और एक डेटा मार्ट में या फिर डेटा लेक में क्या है, वो इन सब को पॉपुलेट कर देगा। तो एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया, समझ गया हम। ट्रांसफॉर्म की बात की जाए, transform phase involves cleaning, validating, and transforming the extracted data into a standardized format or structure suitable for analysis and reporting. ट्रांसफॉर्म फेज इन्वॉल्व्स क्लीनिंग। ट्रांसफॉर्म में हम क्लीन करते हैं डेटा को, वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं वेदर द डेटा इज वैलिड और नॉट। ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सट्रैक्टेड डेटा इनटू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, उसके फॉर्मेट को हम सही करते हैं, स्ट्रक्चर उसका देखते हैं, अगर ज्वाइन की जरूरत है तो ज्वाइन करते हैं सो दैट इट कैन बी सुटेबल फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, कि वो एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए सुटेबल हो। नेक्स्ट इज डेटा क्वालिटी। Data transformation includes data quality checks and corrections to ensure consistency. तो इसमें क्या हम डेटा क्वालिटी में हम चेक करते हैं कि डेटा क्वालिटी उसकी कैसी है, एक्यूरेसी कैसा है, कंप्लीटनेस कैसा है, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा कैसा है। तो ये चीज हम करते हैं। यहाँ पर लोड का नहीं लिखा हो, तो लोड में हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको हम क्या डेटा वेयर हाउस में लोड कर देते हैं ETL के थ्रू। तो डेटा क्वालिटी से पहले यहाँ पर अगर हम लोड लिख दें, लोड में हम 1 सेकेंड, तो हमने इसे लिख दिया लोड। लोड में क्या है, डेटा इज लोडेड इनटू द वेयरहाउस। अब लोड हो गया और वहां पर जो क्या सेव हो गया, तो फिर क्या है वो इजिली क्या यूज हो पाएगा फॉर फर्दर सिचुएशन। ये हो गया। डेटा क्वालिटी हमने देख लिया। इनरिचमेंट ऑफ डेटा को इनरिच कैसे करें, उसको इफिशिएंट कैसे बनाएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें कैसे हम देखिए उससे कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो आता है इनरिचमेंट के अंदर। तो इनरिच कैसे कर सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से, जैसे डिराइव्ड मैट्रिक्स हो गया, कैलकुलेशन फील्ड लगा के, एक्सटर्नल रेफरेंस डेटा लगा के हम इसकी वैल्यू को इनहेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और इसकी यूजेबिलिटी को एनालिसिस में और यूजेबल बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में क्या होता है कि डेटा में बी एग्रीगेटेड और समराइज टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा को क्या हम एग्रीगेट या समराइज करेंगे जिससे कि क्या है, इसकी वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, जिससे ये ज्यादा मैनेजेबल हो जाए, इफिशिएंट हो जाए फॉर क्वायरिंग एंड एनालिसिस, कि हम इसको इजीली से रिट्रीव कर सके और एनालाइज कर सके, वो एग्रीगेशन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है, डेटा नॉर्मलाइजेशन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू अ कंसिस्टेंट एंड नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट। तो इसमें क्या है, कंसिस्टेंट फॉर्मेट में, एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में हम क्या है डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेसेस हो गया, डायमेंशनल मॉडल्स हो गया, जिससे रिडंडेंसी खत्म हो जाए, डेटा की इंटीग्रिटी बेहतर हो जाए। तो इसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। ETL tools पे आए तो ETL process are often automated using ETL tools such platforms such as Informatica। ETL tools क्या often automate किया जाता है ETL tools से और प्लेटफॉर्म से, जैसे इन्फॉर्मेटिका हो गया, टेलेंट हो गया, SSIS हो गया, SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज हो गया, अपाचे नाइफाई हो गया
और अपाचे एयरफ्लो हो गया, इन सब का हम यूज करते हैं ETL टूल्स में, जो कि ऑटोमेट कर देती हैं चीजों को। नाउ कमिंग टू द बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या है, ETL प्रोसेस आर टिपिकली परफॉर्म्ड इन बैच मोड। तो ये क्या है, बैच मोड में ये चीजें क्या है परफॉर्म होती है। वेयर डेटा इज प्रोसेस्ड पीरियडिकली, यानी ये एक बैच के थ्रू होता है, यानी या तो डेली डेटा प्रोसेस होगा या आवरली होगा, जिससे कि यार टारगेट डेटा रिपोजिटरी जो है वो अपडेट होता रहे लेटेस्ट डेटा चेंजेस से, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एनालिसिस कैन बी मेड फ्रॉम देयर। ये क्या है, बैच प्रोसेसिंग, यानी एक बैच में होता है, यानी एक टाइम पीरियड उसका फिक्स होता है, जिससे क्या है वो एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और लोड करता है, या तो डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स दैट यू हैव डन while doing while say while customizing or while saving the ETL settings. Now coming to the monitoring and logging, how ETL are monitored and logged. ETL processes require monitoring and logging mechanisms to track data lineage, detect errors or anomalies. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मॉनिटरिंग को चेक करते हैं, लॉजिंग मैकेनिज्म्स को देखते हैं, जिससे कि हम ट्रैक कर सके डेटा के लिनिएज को, और एरर्स को और एनोमलीज को हम क्या है डिटेक्ट कर पाए। इससे होता क्या है कि रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस ऑफ डेटा पाइपलाइन क्या है इंक्रीज हो जाता है। Now coming to the 10th one, that is incremental loading. Incremental loading techniques are used to optimize ETL process by selectively processing only the changes or updated data since the last execution, reducing processing time and resources. इंक्रीमेंटल लोडिंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह ये यूज होता है। इसका मतलब ये है कि खुद से सॉफ्टवेयर ETL क्या है चेक कर लेता है कि कौन सा डेटा नया आया, यानी फिर से पूरे डेटा को वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन नहीं लगाएगा, फिर लोड करेगा। वो देखेगा जो भी नया डेटा आया, जो भी कुछ चेंजेस हुए, उन्हीं को बस वो एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके पास प्रीवियस एक कॉपी रहती है लास्ट टाइम जो उसने डेटा लिया था, तो उस कॉपी को यूज करता है मैच करने के लिए। जो भी चेंजेस होती है उन चेंजेस पर बस वो ETL लगाता है, जिससे कि आपका प्रोसेसिंग टाइम भी बचता है और आपका रिसोर्स भी बचता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाउ कमिंग टू द डेटा पाइपलाइंस, ये खत्म हो गया। और थोड़ा सा आप सिलेबस देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक इस पे कवर कर लिए। तो हमने अभी तक डेटा हमने ETL तक कर लिया। अब नेक्स्ट है डेटा पाइपलाइंस। ओके, डेटा पाइपलाइंस पे आते हैं। तो डेटा पाइपलाइंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को जानते हैं। डेटा पाइपलाइन एक सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस है एंड कंपोनेंट्स that extract, transform and load data from source system to target destination in a systematic and automated manner. चलिए आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, डेटा पाइपलाइन उसे क्या करता है, इंटरकनेक्टेड प्रोसेस और कंपोनेंट है जो एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और लोड करता है डेटा को। आपने ETL तो एक क्या है, ETL एक प्रोसेस है जो एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, लोड करेगा। लेकिन जो ये चीजें जाएंगी वो किसके थ्रू जाएंगी, वो एक डेटा पाइपलाइन के थ्रू जाएगी। एक प्रोसेस है, इसके थ्रू क्या है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और लोड होता है। तो ये सब चीजें क्या इंटरकनेक्टेड प्रोसेस और कंपोनेंट्स को हम डेटा पाइपलाइन कहते हैं। और ये लोड किया सोर्स सिस्टम से टारगेट डेस्टिनेशन तक इसने सिस्टमेटिक और ऑटोमेटेड मैनर में पहुंचाया। चलिए इसका जल्दी से एक इमेज देख लेते हैं डेटा पाइपलाइन का। तो हमारे पास ये डायग्राम है डेटा पाइपलाइन का। तो ये है हमारे पास किस तरीके से डेटा आता है, उसके बाद उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, और उसके बाद फिर क्या है वो लोड हो जाता है आपका जो भी आपका वेयर हाउस है, डेटा वेयर हाउस। बहुत ही अच्छा इमेज है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न। ये इमेज डेटा पाइपलाइन, हमारा डेटा पाइपलाइन यहाँ पर आ गया, हमने लिया, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाया, और उसके बाद फिर क्या है इसको हमने क्या लोड कर दिया। ये हमारा डेटा पाइपलाइन हो गया। चलिए आते हैं इसके डेटा फ्लो पर, किस तरीके से डेटा फ्लो होता है। डेटा पाइपलाइन डिफाइंस द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये सोर्स से डेस्टिनेशन किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है इस चीज को बताता है। डेटा इंजेस्ट किस तरीके से हुआ, प्रोसेसिंग किस तरीके से हुआ, इनरिचमेंट किस तरीके से हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और लोड किस तरीके से हुआ।
ये सब चीजें ये डेटा पाइपलाइन बताता है। ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन किस तरीके से होती है? डेटा पाइपलाइंस आर ऑर्केस्ट्रेटेड एंड मैनेज। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब मैनेज किस तरीके से किया जाता है? तो ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनेज यूजिंग वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स और प्लेटफॉर्म सच एज अपाचे एयरफ्लो। तो इसमें क्या ऑर्केस्ट्रेट मैनेज के लिए हम कुछ टूल्स होते हैं, मैनेजमेंट टूल्स, ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स आप कह सकते हैं, या प्लेटफॉर्म जिसका हम यूज करते हैं, जैसे अपाचे एयरफ्लो हो गया, ल्यूगी हो गया, अपाचे नाइफाई हो गया, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हो गया, जैसे एडब्ल्यूएस डेटा पाइपलाइन हो गया, एज़्योर डेटा फैक्ट्री हो गया, इनका हम यूज करते हैं। तो आप या तो प्लेटफॉर्म्स यूज कर लो या ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स यूज कर लो। याद करने के लिए अपाचे एयरफ्लो यूज करो और डेटा पाइपलाइन या एज़्योर डेटा फैक्ट्री क्या याद कर लो, अगर आपको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज याद करने हैं तो। मॉड्यूलरिटी की बात की जाए तो डेटा पाइपलाइंस आर मॉड्यूलर एंड कंपोजेबल। तो ये मॉड्यूलर है, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में होते हैं और कंपोज हो जाते हैं, अलाउइंग फॉर द रीयूज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। मॉड्यूलरिटी का मतलब ये क्या है? यही है कि वो रीयूजेबल होते हैं, यानी स्मॉल कंपोजेबल होते हैं, छोटे पार्ट में आप उनको क्या दोबारा कहीं और चाहो तो क्या है उन कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हो। एग्जांपल हो गया एक्सट्रैक्टर, ट्रांसफॉर्मर्स, लोडर्स अक्रॉस डिफरेंट पाइपलाइंस एंड फ्रेमवर्क्स। इसको आप डिफरेंट पाइपलाइन और फ्रेमवर्क्स में एक्सट्रैक्टर्स को या ट्रांसफॉर्मर्स को या लोडर्स को यूज कर सकते हो। मॉड्यूलरिटी होती है डेटा पाइपलाइन में। रिलायबिलिटी की बात की जाए तो ये रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को इंश्योर करता है कि डेटा इंटीग्रेटेड रहे। कैसे करता है भाई? तो हैंडलिंग एरर को हैंडल करके, रिट्राइज लगा लगा के, एक्सेप्शंस को ग्रेसफुली सॉल्व करके, एक्सेप्शंस देके, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेटा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। वैलिडेशन के थ्रू क्या रिलायबिलिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग। डेटा पाइपलाइंस इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग फीचर्स टू ट्रैक पाइपलाइन परफॉर्मेंस। तो ये क्या मॉनिटरिंग और अलर्टिंग फीचर्स भी रहता है पाइपलाइन परफॉर्मेंस के लिए, फेल्योर्स के लिए और बॉटलनेक्स के लिए, और नोटिफाई स्टेक होल्डर फॉर एनी इश्यूज और एनोमलीज। तो जैसे ही डेटा पाइपलाइन में कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं, जैसे ही कुछ एरर आया, डिटेक्शन हुआ, स्टोरेज फुल हुआ, तो ये क्या आपको तुरंत अलर्ट करेगा और क्या मॉनिटर करते रहता है, आपको बताता भी रहता है नोटिफाई करके कि हाँ आपकी स्टोरेज फुल होने वाली है, आप क्या इस तरीके से काम करें और इसको किस तरीके से सेव किया जा सकता है, उन एरर से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है डेटा लीनिएज। डेटा पाइपलाइंस कैप्चर मेटा डेटा एंड डेटा लीनिएज इंफॉर्मेशन टू ट्रेस द ओरिजिन। डेटा लीनिएज का मतलब यही हुआ कि मतलब कहाँ से वो डेटा आ रहा है, इंफॉर्मेशन जो है इन सबको भी ट्रेस करता है, जिससे क्या है ओरिजिन को ट्रेस किया जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ओरिजिन कहाँ से आया, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया और डेटा किस तरीके से पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है। इससे होता क्या है, गवर्नेंस में इजी होता है, कंप्लायंस में इजी होता है और ऑडिटिंग में इजी होता है जब डेटा लीनिएज आता है। पैरेललिज्म की बात की जाए, डेटा पाइपलाइन लेवरेज पैरेलल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज डेटा थ्रूपुट एंड परफॉर्मेंस। तो ये क्या पैरेलल प्रोसेसिंग करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्निक्स यूज करता है ऑप्टिमाइज करने के लिए थ्रूपुट को और परफॉर्मेंस को, जिससे स्केलेबल ये बनता है और एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग ये कर पाता है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डेटा पाइपलाइंस मैनेज डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क एंड स्टेजेस। तो ये क्या है, डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है टास्क में और स्टेज में, इंश्योरिंग द डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड दैट ऑल डिपेंडेंसीज आर सेटिस्फाइड बिफोर प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, सब डिपेंडेंसीज को चेक करता है पहले, अगर डिपेंडेंसीज मैच होती है तभी आगे प्रोसीड करता है, अदरवाइज क्या है ये प्रोसीड नहीं करता है। पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन, pipeline orchestration involves coordinating the execution of various pipeline tasks and strategies। तो पाइपलाइन में ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ पाइपलाइन को किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इसके टास्क को, स्टेजेस को, शेड्यूलिंग वर्कफ्लोज को किस तरीके से शेड्यूल किया जाता है, डिपेंडेंसीज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, पाइपलाइन को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, जिससे कि टाइमली और रिलायबल डेटा प्रोसेसिंग हो सके। तो अब जितने भी कंपोनेंट है ना डेटा पाइपलाइन में, सब इंपॉर्टेंट है, तो ये हेल्प करते हैं एनालिटिक्स लाइफ साइकिल में, इनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके इनसाइट और ज्यादा बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन बना सके और वैल्यू को डिराइव कर सके डेटा एसेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अब फाउंडेशंस ऑफ बिग डेटा के बारे में। तो बिग डेटा की फाउंडेशन कैसे पढ़े? तो फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा पहले ही यूनिट 1 में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 6 V's पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? 6 V's पर, ये कुछ और इसमें भी ज्यादा दिए हैं, चलिए 6 V's ऑफ बिग डेटा देख लेते हैं। इसका डायग्राम आपको मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो 6 V's में आ जाए या फिर आपका इसमें आ जाए फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा में, तो आपको ये आना चाहिए।
तो ये है 6 V's ऑफ बिग डेटा। बहुत ही अच्छा इमेज, यूजफुल इमेज आपको आना चाहिए। बनाइए इस इमेज को और उसके बाद सब पॉइंट को आप क्या है एक्सप्लेन कर दीजिए, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो हमने यहाँ पर 6 V's और भी बहुत सारे V's दिए उन्हें ही बताएंगे, लेकिन ये फंडामेंटल्स फाउंडेशंस यही इन 6 पर ही काम करते हैं। वैल्यू, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वेरिएबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आपने जो जनरेट किया वेरियस सोर्सेस से वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, वो आएगा वॉल्यूम में। तो इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। किसके? तो आपको लिखना है बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स में वॉल्यूम। अगर पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स यानी ये 6 चीजें जब कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होंगी तभी आप उसे बिग डेटा कह सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। तो इसमें क्या है, एक्साबाइट्स, पेटाबाइट्स के फॉर्म में क्या है, टेराबाइट्स के फॉर्म में क्या है, डेटा जब होगा तो यही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। और इसमें क्या स्पेशलाइज्ड, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए इसके स्टोरेज और प्रोसेसिंग में। आप इसको सिंपल तरीके से स्टोर और प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बिग डेटा है, ये स्मॉल डेटा नहीं। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड, it is the rate, it is the rate at it is the rate at which the data is changing and how that data is being how that data is being processed. It's not only about how the data is changing, even when the data has been changed, how rapidly or how speedily, how quickly you process that data, it comes under velocity. कि बिग डेटा में जो भी डेटा जनरेट हुआ, क्या रेट है उसके जनरेट होने का, और वो किस तरीके से उनको प्रोसेस किया जा सकता है, उनको कितने जल्दी प्रोसेस किया जा रहा है, यानी वेलोसिटी होनी चाहिए प्रोसेसिंग। ये नहीं डेटा आप कभी और स्टोर कर ये कर रहे हैं, आपने कर लिया उसे एक्सट्रैक्ट, या फिर आपने उसे फेच कर लिया, उसका वॉल्यूम आ गया और आप क्या उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो वेलोसिटी वही है कि हाउ दैट डेटा इज बीइंग जनरेटेड, और इसका जो रेट ऑफ जनरेशन होता है ये हमेशा बढ़ता ही जाता है। ये नहीं कि इसका एक कांस्टेंट रेट होता है या फिर ये रुक जाता है एक टाइम पे आके। बिग डेटा का मतलब ये वो बढ़ता रहेगा। दिस कंटिन्यूअस इनफ्लक्स ऑफ डेटा रिक्वायर्स रैपिड प्रोसेसिंग, और इसमें क्या है, आपको रैपिड प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तब आप इससे एक्शनेबल इनसाइट्स या वैल्यू टाइमली मैनर में निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्या है, नहीं हो पाएगा। वेराइटी, बिग डेटा इनकम्पासेस डाइवर्स डेटा टाइप। वेराइटी का मतलब क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे। जैसे स्ट्रक्चर्ड भी हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, उसमें टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, सेंसर डेटा हो सकते हैं, मीडिया पोस्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो उनको क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबल प्रोसेसिंग टेक्निक्स में क्या है, बिग डेटा आपको जिसमें जरूरत होती है बिग डेटा लगाने की, तो वेराइटी भी होनी चाहिए उस डेटा में, तब वो बिग डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट है वेरासिटी। तो वेरासिटी में क्या है कि बिग डेटा में सफर फ्रॉम इश्यूज ऑफ वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है इनएक्यूरेसी होनी चाहिए। बिग डेटा तभी कहलाएगा जब उसमें इनएक्यूरेसी है। अगर उसमें सब का सब डेटा कंसिस्टेंट हो जाए, सबका सब डेटा करेक्ट हो जाए, सबका सब डेटा एरर फ्री हो जाए, तो वो बिग डेटा नहीं कहलाएगा। Because you have such a tremendous, huge, enormous amount of data, and how you can how you can ensure that all the data is correct? You cannot ensure that. There may be there will always remain inconsistencies. Only then it will be called big data. There always remains some error. तो क्या है, वेरासिटी में ये चीज रहेगी, और आपको क्या है, आपको इंश्योर करना है कि ये चीजें कम हो, कम से कम एरर हो, जिससे कि आप इन्फॉर्म डिसीजन बना सके और उससे क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज द वैल्यू। बिग डेटा होल्ड्स पोटेंशियल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंसाइट्स। उससे क्या वैल्यू निकलना चाहिए, उससे क्या इंसाइट्स निकलना चाहिए, ट्रेंड्स निकलना चाहिए, पैटर्न्स निकलना चाहिए, जो क्या इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, इनोवेशन में ड्राइव करे, इनोवेशन को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाले, तब वो बिग डेटा कहलाएगा। अगर वो नहीं निकाल पा रहा ये सब चीजें, वो वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, डिसीजन मेकिंग नहीं निकाल पा रहा, ड्राइव नहीं कर पा रहा इनोवेशन को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पा रहा, देन यू कैन नॉट कॉल इट बिग डेटा। तो एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम बिग डेटा रिक्वायर्स एडवांस्ड एनालिटिक्स टेक्निक्स। तो इसके लिए आपको एडवांस्ड एनालिटिक्स टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, डोमेन की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, इफेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या है
उससे वैल्यू निकाल पाएंगे, और वैल्यू रहेगा तभी वो बिग डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट इज विजिबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव इज आई थिंक 1 2 3 4 5 visualization, variety, volume, value, veracity, variety, okay, variability. Okay, there is also a term I think that is missing, variable. Data should be variable, so the sixth one will become variability. I think that it has missing this term, data variability. अब variability और इसमें क्या difference है? What is the difference between data variability and data variety? तो वेराइटी और वेरिएबिलिटी में देखो दिक्कत यही है, मतलब डिफरेंस यही है। वेराइटी क्या हो गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो गया। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया? डेटा विल वैरी, डेटा विल वैरी इन रियल टाइम। डेटा क्या है? हमेशा वेरी करता रहेगा, कभी नया डेटा आएगा, कभी कुछ डिलीट होगा, कुछ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मतलब उसमें चेंजेस होते रहेंगे। देयर विल ऑलवेज बी सम मॉडिफिकेशन विल बी डन, always some modification will be done on the data on time to time basis। टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या है? वो उस पे क्या है? वो चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या है? डेटा चेंज होते रहेगा, तो ये वेरिएबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि कॉम्प्लेक्स चीजों से आप किस तरीके से डेटा सेट को किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा में आता है। विजुअलाइजेशन आपको करनी आनी चाहिए। आप बिग डेटा के फील्ड में घुस रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स चीजों से यूजफुल इंसाइट्स निकालना आना चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग बनाना आना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करने आना चाहिए डेटा को किस तरीके से किया जाए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ट्रेंड्स को, कम्युनिकेट कर पाए आप फाइंडिंग्स को, और क्लियर और इंट्यूटिव मैनर में। यानी इंट्यूटिव का मतलब हुआ बहुत ही आसानी से, और इंट्यूटिव मतलब यानी उसमें कोई आपको लॉजिक नहीं देना पड़े कि ये चीज क्यों हो रही है। तो ये होती है विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है वोलेटाइलिटी। वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी में क्या होता है? वोलेटिलिटी यानी डेटा रिटेंशन का पीरियड क्या है, एक्सेस पैटर्न्स क्या है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब अगर चीजें चेंजेस हो रही है तब बिग डेटा, यानी ये हमेशा चेंज होते रहेगा, ये वोलेटाइल होता है। रिक्वायरमेंट चेंज होंगे, डेटा चेंज होगा, स्टोरेज चेंज होगा, एक्सेस पैटर्न चेंज होगा, रिटेंशन पीरियड चेंज होगा। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ इट। आपको समझना पड़ेगा ड्यूरेशन क्या है, उतने में ही रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिजनेस नीड्स क्या है, उनसे किस तरीके से एनालिटिक्स उतने में ही, उतने मिनिमम टाइम में ही, वोलेटाइल जब तक है उतने में ही किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी में क्या है? बिग डेटा मस्ट मीट सर्टेन वैलिडिटी क्राइटेरिया टू इंश्योर इट्स रिलेवेंस एंड यूजफुलनेस फॉर एनालिसिस। अब आपको वैलिडिटी भी चेक करनी है, डेटा वैलिड है भी या नहीं है, और डेटा वैलिड है तो क्या टाइम तक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई डेटा आया, वो वैलिड था 1 साल तक। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए और वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे थे जो 5 साल पहले चेंज हो गया। एंड इफ यू आर यूजिंग द सेम डेटा, और आप उस डेटा, उस क्वेश्चन पेपर को या उस क्वेश्चन को यूज करेंगे जो 5 साल पुराना और पैटर्न चेंज हो गया, देन getting value from it, finding value from it, finding useful insights from it, or deriving insights or useful information from it has no significance, has no value, it is not worth, it is not worthy at all। वो क्या, वो फायदेमंद नहीं होगा। तो वैलिडिटी भी आपको चेक करना आना चाहिए। वैलिड अगर है डेटा तभी क्या है, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखना, आपको इंटरवेन नहीं करना किसी का प्राइवेसी में, सिक्योरिटी का ख्याल रखना, सेंसिटिव नेचर ऑफ डेटा के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, उनके साथ ज्यादा आपको डेटा को रिवील नहीं करना, लीक नहीं करना, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। बिकॉज you are getting the data from the organization for the analytical purposes। आपको एनालिसिस के लिए वो चीजें मिल रही है,
और आप अगर उसको लीक कर रहे हैं या उसके डेटा में इंटरवीन कर रहे हैं या इंटरफेयर कर रहे हैं या उस डेटा को लीक करने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। आप क्या उसके अपोजिट जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है? स्केलेबिलिटी, बिग डेटा सिस्टम मस्ट बी स्केलेबल, तो स्केलेबिलिटी भी आपको आनी चाहिए। बिग डेटा को आपको स्केलेबल बनाना पड़ेगा। आपको या तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, इलास्टिक स्केलिंग, बहुत सारी स्केलिंग आपको यूज करना पड़ेगा। स्केलेबल क्यों बनाना? क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि डेटा बढ़ेगा, डेटा का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं वर्टिकल स्केलिंग, यानी ज्यादा रिसोर्स एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही लगा दे, और हॉरिजॉन्टल स्टोरिंग है डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल नोड और सर्वर। कोई भी स्केलिंग आप जो चाहे वो लगा दें, आपकी जरूरत है, आपके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू बिग डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। बिग डेटा प्रोसेसिंग टूल्स में हमारे आते हैं अपाचे हडूप। जो हम बिग डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं उनमें टूल क्या क्या लगता है ये समझें। तो अपाचे हडूप आता है हमारा सबसे पहले, तो उसके बाद अपाचे स्पार्क आता है। तो अपाचे हडूप का एक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। अपाचे हडूप, तो ये है अपाचे हडूप किस तरीके से कनेक्ट होता है। अपाचे हडूप क्या है? एक आपका टूल है जो आपको क्या है, चीजों को, डेटा, बिग डेटा को क्या है, आपको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो ये है, इस तरीके से अपाचे हडूप आप लगाते हैं, तो क्लस्टर लगा के आप चीजों को करते हैं। इमेज, चलिए, तो यहाँ पर अपाचे हार्डूप का आर्किटेक्चर हमने ले लिया कि किस तरीके से मास्टर नोड होता है, फिर स्लेव नोड होता है। तो नेम होगा नोड का, रिड्यूस मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर होगा, मास्टर नोड, और क्या स्लेव नोड में क्या होगा, इसमें भी नोड मैनेजर होगा, मैप रिड्यूस ये करेगा, तीनों स्लेव। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है अपाचे हडूप। हडूप क्या पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ये जान लें। ओपन सोर्स मतलब इसका कोई फ्री ऑफ चार्ज है, कोई भी बंदा इजिली इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए यूज होता है, और प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा, यानी अगर आपको स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है विद वेरियस सोर्सेज, तो क्या आप इसको यूज कर सकते हैं, अपाचे हडूप को, ठीक है। और ये इंक्लूड करता है जैसे हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हो गया, HDFS। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मतलब यही हुआ कि एक जगह नहीं रह के वो क्या अलग अलग जगह भी रहे, मतलब एक जगह नहीं रहेगा, अलग अलग जगह रहेगा, सो डेट कहीं एक लोकेशन पे प्रॉब्लम आए तो दूसरे लोकेशन से वो चीजें रिट्रीव हो सके। और इसमें अपाचे मैप रिड्यूस होता है पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, ये अपाचे हडूप हो गया जो हम यूज करते हैं। अपाचे स्पार्क हो गया, ये फास्ट और वर्सेटाइल क्लस्टर कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है। अपाचे स्पार्क भी क्या है, एक फ्रेमवर्क है। तो यूज किस लिए होता है, बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ये एपीआई प्रोवाइड करता है बैच प्रोसेसिंग, पहले ही बताया बैच प्रोसेसिंग, कि जो डेटा मेरा आया उसको बैच बाय बैच प्रोसेस करना है, डेली करना है, आर्ली करना, आवरली करना है, या ईयरली करना है, मंथली करना है, वीकली करना है। ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए एपीआई, बैच प्रोसेसिंग के लिए आपको एपीआई देता है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, सिक्वल क्वेरीज के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, और ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए आपको एपीआई कौन प्रोवाइड करते हैं, अपाचे स्पार्क प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अपाचे फ्लिंक, ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ये भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये रियल टाइम एनालिटिक्स देता है और इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस देता है, अपाचे फ्लिंक। ये हाई थ्रूपुट देता है, लो लेटेंसी प्रोसेसिंग, यानी ज्यादा टाइम नहीं लेता है प्रोसेस करने में चीजों को, विद सपोर्ट फॉर इवेंट टाइम प्रोसेसिंग, इवेंट टाइम प्रोसेसिंग के साथ ये चीजों को करता है। स्टेटफुल कंप्यूटेशन में हेल्प करता है, और एग्जैक्टली वन सेमेंटिक्स के थ्रू ये काम करता है।
नेक्स्ट है अपाचे काफका। अपाचे काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है फॉर बिल्डिंग रियल टाइम डेटा पाइपलाइंस एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ये भी आपको रियल टाइम डेटा पाइपलाइंस बनाने में हेल्प करता है अपाचे काफका, जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। डिस्ट्रीब्यूटेड ये काम करता है और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बनाने में हेल्प करता है। ये भी हाई थ्रूपुट देता है, फॉल्ट टॉलरेंट मैसेजिंग विद सपोर्ट फॉर पब सब मैसेजिंग, पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग का भी सपोर्ट रहता है अपाचे काफका में। और इसमें स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है, इवेंट सोर्सिंग होता है, ये सब चीजें अपाचे काफका में अवेलेबल होता है। अपाचे नाइफाई की बात की जाए तो नाइफाई एक डेटा फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर ऑटोमेटिंग डेटा इंजेक्शन। तो अगर आपको डेटा इंजेक्शन को ऑटोमेट करना है तो आप किसके साथ जाएंगे? अपाचे नाइफाई के साथ जाएंगे। राउटिंग करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है या डिलीवरी करना है तो नाइफाई के साथ आप जाएंगे। ये सब क्या है? डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये विजुअल इंटरफेस देता है फॉर डिजाइनिंग डेटा फ्लोज एंड मैनेजिंग डेटा मूवमेंट अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये विजुअली आपको एक इंटरफेस देता है जिससे आप देख सके, आप डिजाइन कर सके डेटा फ्लो किस तरीके से होगा और मैनेज करेंगे डेटा मूवमेंट को अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे, क्या आप मैनेज कर सकते हैं। अब है Amazon EMR इलास्टिक मैप रिड्यूस। ये क्लाउड बेस्ड बिग डेटा प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स यूजिंग Hadoop, Spark एंड अदर ओपन सोर्स टूल्स। तो अदर ओपन सोर्स टूल्स का यूज करता है Amazon EMR, जो प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है लार्ज डेटा सेट्स को। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैनेज क्लस्टर्स। आप इसमें क्लस्टर को मैनेज कर सकते हैं, ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं और इंटीग्रेशन कर सकते हैं अदर AWS सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड डेटा प्रॉक। डेटा प्रॉक इज मैनेज बिग डेटा प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अपाचे स्पार्क एंड अपाचे हडूप क्लस्टर ऑन गूगल प्लेटफॉर्म। जब आप गूगल प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपाचे स्पार्क और अपाचे हडूप, तो आपको यूज करना पड़ेगा डेटा प्रॉक। उस पे यूज करेंगे इलास्टिक मैपरेड्यूस यूज करना पड़ेगा अमेज़न वाले पर। तो ये क्या, ये भी इजी क्लस्टर मैनेजमेंट देता है, ऑटो स्केलिंग देता है, इंटीग्रेशन देता है जीसीपी सर्विसेज के साथ। तो भाई अमेज़न आया, गूगल आया, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा मैं क्यों ना हूं, वो भी आ गया एचडी इनसाइट के साथ। Azure का एचडी इनसाइट क्या है? क्लाउड बेस्ड बिग डेटा सर्विस है फॉर डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग अपाचे हडूप, स्पार्क, HBase एंड अदर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। जो भी आपको ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स यूज करना है बिग डेटा का, अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, तो आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का एचडी इनसाइट। ये आपको इंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी अच्छी देती है, रिलायबिलिटी अच्छी देती है और परफॉर्मेंस भी ये अच्छी देती है। नेक्स्ट है डेटाब्रिक्स। डेटाब्रिक्स इज यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये एक जगह पे एनालिटिक्स को प्रोवाइड करती है डेटा प्रोसेसिंग में और मशीन लर्निंग में। प्रोवाइड ए कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस, आपको ये क्या कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है और इंटीग्रेट करता है डेटा इंजीनियरिंग को और मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज, जो बिल्ट है ऑन टॉप ऑफ अपाचे स्पार्क। ये अपाचे स्पार्क पे टॉप पे बेस्ड है। तो अपाचे स्पार्क क्या था, हमने पहले ही देख लिया था कि ये फास्ट और वर्सेटाइल क्लस्टर कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है बिग डेटा, जो कि एपीआई प्रोवाइड करता है बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, सिक्वल क्वेरीज, मशीन लर्निंग और ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए। तो ये सब डेटाब्रिक्स किस पर बेस्ड है? एक यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो बेस्ड है, बिल्ट है टॉप ऑफ अपाचे स्पार्क। स्नोफ्लेक क्या, क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउस प्लेटफॉर्म है, स्टोरिंग और एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्नोफ्लेक में क्या, हम अनस्ट्रक्चर्ड को नहीं करते, हम स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर को स्टोर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो ये ऑफर क्या करता है, ये स्केलेबल इलास्टिक स्टोरेज देता है, कंप्यूट रिसोर्सेज देता है विद सपोर्ट फॉर सिक्वल क्वेरीज की भी सपोर्ट इसमें रहती है और एडवांस्ड एनालिटिक्स भी आप कर सकते हैं स्नोफ्लेक में। नेक्स्ट है मॉडर्न डेटा इकोसिस्टम। अब मॉडर्न डेटा का इकोसिस्टम क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हर चीज, हर बंदे को पता है, क्लाउड पे यानी इंटरनेट पे अगर आप किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं तो वो जाना जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से। ये स्केलेबल ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपको ये प्रोवाइड करता है। इससे आप स्टोरेज डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देती है, एजिलिटी, रैपिड चेंजेस आपको देती है अगर आप डिप्लॉय मैनेज करना चाहते हैं डेटा इंटेंसिव वर्कलोड से। डेटा लेक्स पहले ही बताया जा चुका है, ये सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है किस चीज के लिए, स्टोर करने के लिए रॉ डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इन इट्स नेटिव फॉर्मेट, जो फॉर्मेट में आया है उसी में स्टोर करेंगे। तो किस में करेंगे, डेटा लेक्स में करेंगे। डेटा लेक्स में हमने किया, ये हमें देता क्या क्या फीचर्स, ये फ्लेक्सिबल स्टोरेज देता है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या स्केल पर देता है, यानी लार्ज स्केल पर आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
नेक्स्ट है डेटा वेयर हाउस। अब डेटा वेयर हाउस क्या, ये सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है जो स्टोर करती है स्ट्रक्चर्ड एंड हिस्टोरिकल डेटा फॉर रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है, ये स्टोर करती है स्ट्रक्चर्ड डेटा को और हिस्टोरिकल डेटा को भी, जो रिपोर्टिंग के टाइम पे, एनालिसिस के टाइम पे और डिसीजन मेकिंग के टाइम पे यूज हो सके। ये प्रोवाइड करती है ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी परफॉर्मेंस। तो ये क्या ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है डेटा वेयर हाउस, डेटा गवर्नेंस प्रोवाइड करती है, बिजनेस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। Data integrator platform facilitate the integration of data from disparate sources, including databases, application, API, and cloud services. They enable data ingestion, transformation, and synchronization across the heterogeneous environment. तो डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म क्या है, डेटा को इंटीग्रेट करने का काम करती है, जो वेरियस सोर्सेज से आ रहे हैं उनको एक जगह इंटीग्रेट करे, सिंक करेगी, जिससे क्या हेट्रोजेनस इन्वायरमेंट में आ सके और क्या वो यूज की जा सके। डाटा गवर्नेंस पहले ही बताया जा चुका, किस तरीके से कौन डेटा को एक्सेस करेगा, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, क्वालिटी क्या है, कंप्लायंस क्या, सिक्योरिटी क्या, प्राइवेसी थ्रू आउट द डेटा लाइफ साइकिल क्या, ये आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या है, एनालिटिक्स एंड बिजनेस टूल्स इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज विजुलाइज। तो ये बीआई टूल्स क्या एनालाइज करने में हेल्प करती है, विजुलाइज करने में हेल्प करती है और डेटा को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है, जिससे कि हम वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल सकें, हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस निकाल सकें। वो डैशबोर्ड देता है, वो रिपोर्ट्स देता है, वो इंटरेक्टिव विजुलाइजेशन देता है फॉर एक्सप्लोरिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा के लिए। मशीन लर्निंग एंड एआई। मशीन लर्निंग एंड एआई टेक्नोलॉजीज जो है इनेबल करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना सके, जो चीजों को प्रेडिक्ट कर सके, ऑटोमेट कर सके डिसीजन मेकिंग को, एक्सट्रैक्ट कर सके वैल्यू फ्रॉम डेटा, और इनकम्पास करती है एल्गोरिदम, फ्रेमवर्क्स, प्लेटफॉर्म्स होते हैं फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। वो क्या है, इन सब चीजों को करती है जिससे क्या है डिप्लॉय कर सके मशीन लर्निंग मॉडल्स, ट्रेनिंग हो गया, टेस्टिंग, ये सब करके वो क्या है मशीन लर्निंग और एआई से क्या हम यूज कर सकते हैं बिग डेटा को हम प्रोसेस करने में। मॉडर्न बिग डेटा टूल्स है ये सब। के बाद है रियल टाइम एनालिटिक्स। रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स एक्सेस एंड एनालाइज स्ट्रीम्स डेटा इन रियल टाइम टू प्रोवाइड इमीडिएट इनसाइट्स एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस। तो ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं रियल टाइम एनालिटिक्स वाले, ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं स्ट्रीमिंग डेटा इन रियल टाइम। ये रियल टाइम में स्ट्रीम करते हैं डेटा को और प्रोवाइड करते हैं इमीडिएट इंसाइट्स, तुरंत इंसाइट्स देते हैं, एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और एक्शनेबल इंटेलिजेंस भी देते हैं। दे सपोर्ट यूज केसेस सच एज फ्रॉड डिटेक्शन। रियल टाइम एनालिटिक्स के हेल्प से आप क्या फ्रॉड डिटेक्शन बना सकते हैं, एनोमली डिटेक्शन बना सकते हैं, और क्या पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। Data security and privacy solution protect sensitive data from unauthorized access. जितने भी डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी सॉल्यूशन क्या करते हैं, वो आपको सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं, डिस्क्लोजर से बचाते हैं, और मिसयूज कोई ना करे इस चीज का वो ख्याल रखते हैं। कैसे करते हैं भाई, तो इंक्रिप्शन लगा के, एक्सेस कंट्रोल लगा के, डेटा मास्किंग लगा के, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क लगा के, जिससे डेटा प्रोटेक्ट रह सके और रेगुलेटरी कंप्लायंस को वो कंप्लाई करे। अब है डेव ऑप्स एंड डेटा ऑप्स। तो डेव ऑप्स एंड डेटा ऑप्स क्या है, डेव ऑप्स एंड डेटा ऑप्स प्रैक्टिस प्रमोट कोलैबोरेशन। डेव ऑप्स और डेटा ऑप्स में क्या होता है, कोलैबोरेशन, यानी आप मशीन लर्निंग वगैरह में जब आप कोलैबोरेट एक टीम के साथ काम करते हैं तो आपको कोलैबोरेशन डेव ऑप्स और डेटा ऑप्स के थ्रू कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को, कंटिन्यूअस डिलीवरी कर सकते हैं डेटा इन सेंसिटिव इन्वायरमेंट्स में। ठीक है, इंटीग्रेट करता है, ये डेवलपमेंट इसमें होता है, ऑपरेशन भी होता है और डेटा मैनेजमेंट भी होता है। डेव ऑप्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस दोनों चीजें इसमें होगी। डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस होगा जो एक्सेलरेट करेगा इनोवेशन को और इंप्रूव करेगा एजिलिटी, रैपिडिटी को। ठीक है, की प्लेयर्स देख लेते हैं भाई। की प्लेयर्स हमारा AWS है, अमेज़न वेब सर्विसेज है, सबसे बड़ा प्लेयर है आपका इस फील्ड में, डेटा के फील्ड में। कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ क्लाउड सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, जैसे कंप्यूटिंग स्टोरेज हो गया, डेटाबेसेस हो गया, एनालिटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, IoT हो गया। लीडिंग प्रोवाइडर है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म का वर्ल्ड वाइड, सबसे बड़ा यही है, बहुत सारी चीजें स्टोरेज, डेटाबेसेस, एनालिटिक्स, IoT देता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को आप ले ले भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 2 नंबर पे आता है आफ्टर AWS, इट कम्स एट द सेकंड रैंक। ये भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर स्टोरेज देती है, नेटवर्किंग, डेटाबेस, एनालिटिक्स, IoT ये भी देती है। मेजर कंपाउंड मेजर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में मेजर प्लेयर है, और सर्विंग इंटरप्राइज
कस्टमर्स ग्लोबली, और क्या इंटरप्राइज कस्टमर्स को ये ग्लोबली सर्व करते हैं। इसके बाद थर्ड पर जीसीपी आता है, वो क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये क्या ऑफर करता है, ये भी वही क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। और ये क्या है इंक्लूड इसमें आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आता है, प्लेटफॉर्म सर्विस आता है, सॉफ्टवेयर सर्विस रहता है, और ये स्केलेबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है फॉर कंप्यूटिंग स्टोरेज एनालिटिक्स। शायद आईबीएम के भी क्लाउड की सर्विसेज है, वो भी क्या कम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एआई एनालिटिक्स हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, आईओटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सब चीजें क्या है प्रोवाइड करती है आईबीएम क्लाउड। ठीक है, हाइब्रिड हो गया, मल्टी क्लाउड सॉल्यूशंस हो गया फॉर इंटरप्राइज कस्टमर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो ये सब चीजें क्या है वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ कमिंग टू द स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक क्या है, क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउस है। ये भी इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को स्टोर करने में, एनालाइज करने में और शेयर करने में डेटा को स्केल पर। और ये क्या एसक्यूएल क्वेरीज इसमें सपोर्टेड, रियल टाइम एनालिटिक्स आप ले सकते हैं, मशीन लर्निंग। डेटाब्रिक्स क्या यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस, इंटीग्रेटेड डेटा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज है। अपाचे स्पार्क पे ये बना हुआ है डेटाब्रिक्स, तो इसमें इनोवेशन को एक्सेलरेट करने में इजी होता है, डेटा आप ले सकते हैं। क्लाउड एरा एक उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है, बिग डेटा प्लेटफॉर्म और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हॉटन वर्क्स प्रोवाइड करता है, पार्ट ऑफ क्लाउड एरा हो गया है, लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ओपन सोर्स बिग डेटा प्लेटफॉर्म एंड सॉल्यूशंस था पहले, अब तो नहीं है, अब है ये हॉटन वर्क्स डेटा प्लेटफॉर्म सिस्टम के अंदर आ गया। कोर्सवेरा टेरा डेटा हो गया, टेरा डेटा प्रोवाइड्स डेटा वेयर हाउसिंग एनालिटिक्स सॉल्यूशन फॉर एंटरप्राइज कस्टमर्स। इट ऑफर्स टेरा डेटा वांटेज, ए क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, एंड टेरा बेटा इंटेली क्लाउड एंड मैनेज क्लाउड सर्विसेज फॉर डेटा वेयर हाउसिंग एनालिटिक्स। तो ये क्या है, आपको बहुत सारी चीजें टेरा डेटा भी प्रोवाइड करता है। ओरेकल हो गया, ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ क्लाउड सर्विसेज, ये भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और ये चीज, और क्या चीजें ये लोग प्रोवाइड करते हैं ओरेकल वाले, ये प्रोवाइड आपको करते हैं ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, डिप्लॉय करते हैं जो, और मैनेज करते हैं इंटरप्राइज को, और वर्कलोड इन द क्लाउड में ये हेल्प करते हैं। ये सब की प्लेयर थे, पहले तीन तो आप याद ही कर ले, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, अमेजोन हो गया, और कौन हो गया आपका एक आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। इसके अलावा ओरेकल याद कर सकते हैं, आईबीएम याद कर सकते हैं, कोर्सेरा, सब इजी टू अंडरस्टैंड है। की प्लेयर्स आर ड्राइविंग इनोवेशन एंड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न डेटा इकोसिस्टम। ये क्या कर रहे हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं इनोवेशन को और शेप कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ मॉडर्न इकोसिस्टम को, ऑफर कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, बहुत तरीके की ये टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, जिससे क्या इवॉल्विंग नीड को मीट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन को इस डिजिटल एज में। Now, the next topic we have is types of data. तो टाइप्स ऑफ डेटा किस किस तरीके के होते हैं वो देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, टेक्स्ट डेटा, न्यूमेरिक डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा भाई, स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट है, टिपिकली स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेसेस में जो स्टोर होते हैं या टेबुलर फॉर्मेट्स में, उन्हें स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। Example of structured data include data stored in rows and columns such as customer information report in a CRM, customer और transaction record in a financial database। तो डेटाबेस में जो चीजें सेव होगी टेबुलर फॉर्म्स में वो होगी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा has a flexible schema and may contain some level of organization but it does not contain a rigid structure like structured data। लेकिन ये rigid structure नहीं contain करती है। Example of semi structured data include JSON, JavaScript, object notation हो गया, और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो गया, लॉग फाइल्स हो गया विच में हैव नेस्टेड और हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। ये सब चीजें सेमी स्ट्रक्चर में आते हैं। जेसन याद कर ले, एक्सएमएल याद कर ले। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या आ गया, refers to data that does not have predefined schema organization making it difficult to analyze using traditional method। तो ये आप ट्रेडिशनल मेथड से इनको एनालाइज नहीं कर सकते। एग्जांपल हो गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और सेंसर डेटा विच में लैक ए कंसिस्टेंट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर, जिसमें कोई फॉर्मेट और स्ट्रक्चर नहीं होता। टेक्स्ट डेटा पता ही है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, न्यूमेरिक डेटा नंबर के फॉर्म में हो, टेम्पोरल डेटा क्या है, टाइम स्टाम्प्ड इंफॉर्मेशन, टाइम कोई इंफॉर्मेशन के साथ अगर टाइम मेंशन्ड है तो उसे टेम्पोरल डेटा कहेंगे। तो उसके थ्रू आप क्या टाइम के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं, कब क्या इतना ज्यादा परचेज किया गया, किन लोग कब लोग ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, क्या हाई पीक टाइम है, कब पीक टाइम नहीं। चलो जियो स्पेशियल डेटा क्या हो गया, जियो स्पेशियल डेटा जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन लगे रखे, जैसे कोऑर्डिनेट्स हो गया, एड्रेसेस हो गया, स्पाइटल बाउंड्रीज हो गया, कैन बी एनालाइज्ड फॉर मैपिंग, क्या मैपिंग के लिए, स्पाइटल स्पेशल एनालिसिस के लिए और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं।
मल्टीमीडिया डेटा वही वीडियोस ऑडियो फाइल आ गया। सेंसर डेटा जो सेंसर से निकलता है, आईओटी डिवाइस से निकलता है, टेम्परेचर सेंसर हो गया, मोशन सेंसर हो गया, जीपीएस ट्रैकर निकाल दिया। बायोमेट्रिक डेटा फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, फेशियल फीचर हो गया, वॉइस पैटर्न हो गया, बायोमेट्रिक डेटा इनको क्या करेंगे, इनको समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट। अब फाइल फॉर्मेट समझते हैं क्या होता है। सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वॉल्यूम्स। इसमें क्या होता है ना, सिंपल एंड वाइडली यूज्ड फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग टेबुलर डेटा को ये करने के लिए हम यूज करते हैं विद वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमास और अदर डिलीमीटर्स। तो इसमें क्या वैल्यू क्या सेपरेट होता है कॉमा से या अदर डिलीमीटर्स से भी ये सेपरेट हो सकता है, तो इसे सीएसवी कहा जाता है। इजी टू क्रिएट होता है, रीड होता है, एडिट सीएसवी फाइल यूजिंग टेक्स्ट एडिटर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मेकिंग इट ए पॉपुलर चॉइस फॉर डेटा इंटरचेंज एंड डेटा सॉफ्टवेयर। डेटा स्टोरेज में सबसे ज्यादा यूज होता है जो वो होता है सीएसवी, क्योंकि ये क्या है आपका आपका उसमें भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में भी चल जाएगा और सीएसवी में भी चल जाएगा। और इसमें क्या हम यूज करते हैं, हम एक यूज करते हैं डेलीमीटर सेपरेट करने के लिए, तो ये आपका सीएसवी बन जाएगा। सीएसवी कैसे बनता है ये बता देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल आपने नेम एज लोकेशन, let me create here CSV file very soon, its name age location। तो ये जो है आप अगर इसके नीचे आप लिखते हैं टीजे, एज लिखते हैं 10 और लोकेशन लिखते हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली, नीचे लिखते हैं एफजे 12 और मुंबई, तो ये आपको एक टेबुलर फॉर्म में डेटा देगा कि नेम है टीजे, फर्स्ट का नेम टीजे, एज 10 और दिल्ली लोकेशन है, एफजे है, 12 है, मुंबई लोकेशन है। ये चीज आ जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में। फिर हमारा तो ये हो गया सीएसवी फॉर्मेट। अब जेसन की बात करें तो जेसन का भी देख ले एग्जांपल हम। जेसन इस तरीके से स्टोर्ड होता है। तो हम जेसन में ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया फॉर एग्जांपल ओबीजे, तो हम इसे इस तरीके से स्टोर करते हैं। नेम, हमने लिखा नेम और नेम के बाद हम कॉलन लगा के यहाँ पर हम लिखेंगे टीजे, फिर कॉलन, फिर कॉमा हम लगाएंगे और उसके बाद फिर हम लिखेंगे एज और हम लिखेंगे फिर 10 और फिर हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, और जब हम इसे रिट्रीव करना होगा तो हम लिखेंगे obj.name। तो हमें क्या है obj.name जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे पास नेम क्या टीजे आया, obj.age लिखेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये जेसन फाइल होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है वेब डेवलपमेंट के फील्ड में है, तो आप भूल जाएंगे जेसन आपको आना ही आना चाहिए। एपीआई में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये क्या है लाइट वेट ह्यूमन रीडेबल फाइल फॉर्मेट होता है, रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर डेटा की वैल्यू में। ये देखिए की था, ये नेम क्या है की हो गया, और ये क्या है टीजे जो है ये क्या है इसका वैल्यू हो गया। की वैल्यू पेयर में रहता है और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। चलिए कॉमनली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन वेब सर्वर और क्लाइंट्स। वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा भेजने के लिए काम आता है और स्टोरिंग डेटा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, एपीआई रिस्पॉन्सेज और NoSQL डेटाबेसेस में स्टोर करने के लिए काम आता है। तो आप एपीआई का रिस्पॉन्स स्टोर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर कर सकते हैं और NoSQL डेटाबेसेस को इसमें स्टोर कर सकते हैं। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या है, फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। तो XML में क्या होता है, ह्यूमन भी उसे रीड कर सकता है, मशीन भी रीड कर सकता है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डेटा इंटरचेंज, तो आप डेटा इंटरचेंज के लिए यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए यूज करते हैं, और सपोर्ट फॉर हायरार्किकल स्ट्रक्चर और कस्टम डिफाइंड टैग्स इसमें होते हैं XML में। ठीक है, नेक्स्ट है पार्क्वेट। पार्क्वेट क्या है, कॉलमनर स्टोरेज फॉर्मेट है ऑप्टिमाइज्ड फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग एनालिटिक्स। बिग डेटा में पार्क्वेट का यूज होता है जो एक कॉलमनर स्टोरेज आपको देता है विद एफिशिएंट कंप्रेशन एंड इनकोडिंग टेक्निक्स। इसमें क्या एफिशिएंट कंप्रेशन हो जाता है, इनकोडिंग टेक्निक्स होती है। वेल सुटेड होता है डेटा वेयर हाउसिंग के लिए, डेटा लेक्स के लिए, एनालिटिकल वर्कलोड्स के लिए, और हाई परफॉर्मेंस और स्टोरेज एफिशिएंसी आपको ये देता है। एवरो क्या, कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट डेटा सीरियलाइजेशन। अब डेटा को सीरियल वाइज में आपको मैनेज करना है, फॉर्मेट में करना है, तो आप क्या एवरो का यूज करेंगे। ये स्कीमा डिफाइंड बाइनरी फॉर्मेट होता है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन अपाचे हडूप में होता है, अपाचे काफका इकोसिस्टम में होता है, डेटा को सीरियलाइज करने के लिए विद सपोर्ट ऑफ फॉर स्कीमा इवोल्यूशन और इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एवरो का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओआरसी। ओआरसी का फुल फॉर्म है ऑप्टिमाइज्ड रो कॉलमनर। ORC is a columnar storage format optimized for Hive and other big data processing framework. Hive के लिए यूज करते हैं या बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के लिए ORC ऑप्टिमाइज्ड रो कॉलमनर यूज करते हैं। इससे क्या होता है, एफिशिएंट कंप्रेशन देता है, प्रेडिकेट पुश डाउन देता है।
हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया एनालिटिक्स के लिए, क्वारी करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डेटा को, प्रोवाइड करने के लिए फास्टर डेटा एक्सेस और रिड्यूस्ड स्टोरेज फुट पॉइंट, यानी कम स्टोरेज जगह में अच्छा काम कर सके, और रो बेस्ड स्टोरेज फॉर्मेट होता है। प्रोटोकॉल बफर्स या प्रोटोबफ जिसे कहा जाता है, ये क्या है, बाइनरी सीरियलाइजेशन फॉर्मेट डेवलप्ड बाय गूगल फॉर एफिशिएंट डेटा इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम। तो इसको क्या है, प्रोटोकॉल बफर्स को गूगल ने डेवलप किया था एफिशिएंट डेटा इंटरचेंज के लिए, ठीक है। ये भी सीरियलाइजेशन पे बेस्ड, सीरियलाइजेशन पे और कौन बेस्ड था, एवरो बेस्ड था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और किसमें, डिफाइंड डेटा स्कीमास को डिफाइन करने में यूज होता है, जनरेटिंग कोड फॉर सीरियलाइजेशन में यूज होता है, डीसीरियलाइजेशन में यूज होता है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और हाई परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पैक्ट साइज होता है। एक्सेल, इसे XLSX, इसका फॉर्मेट जो होता है XLSX होता है एक्सेल का। एक्सेल सब हम जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही पॉपुलर, वेल नोन, वाइडली यूज्ड है। स्प्रेडशीट फाइल फॉर्मेट है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेबुलर डेटा, फॉर्मूलाज एंड चार्ट्स इन वर्कशीट, हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज होता है, रिपोर्टिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं, पाइवट टेबल्स बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अपाचे एरो की बात की जाए तो क्रॉस लैंग्वेज डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इन मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग है, विद सपोर्ट फॉर कम्युलर डेटा प्रेजेंटेशन एंड जीरो कॉपी डेटा शेयरिंग। तो इसमें क्या है, कॉलमनर डेटा प्रोसेस, कॉलमनर डेटा का सपोर्ट रहता है, क्रॉस लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये हाई स्पीड डेटा इंटरचेंज करता है डिफरेंट सिस्टम और लैंग्वेजेस के बीच में, जिससे एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट हो सके और डेटा लोकेलिटी ऑप्टिमाइजेशन हो सके। फेदर की बात की जाए तो फेदर क्या है, लाइट वेट बाइनरी कॉलमनर सीरियलाइजेशन, ये कॉलमनर डेटा था रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है, सीरियलाइजेशन पे बेस्ड होता है हमारा फेदर, ठीक है। डेटा को स्टोर करता है मेमोरी में, ठीक है, और डिजाइन होता है फास्ट रीड एंड राइट परफॉर्मेंस, तो रीड एंड राइटिंग के लिए यूज होता है। फेदर हमारा सपोर्ट फॉर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इंटरऑपरेबल होता है, यानी पाइथन का प्रोग्राम पाइथन में भी यूज हो जाए, आर में भी यूज हो जाए, पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर में, आर की पाइथन में, कोई दिक्कत नहीं होता। सुटेबल फॉर डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी अगर डेटा एनालिसिस में पाइथन और आर को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मशीन लर्निंग वर्कफ्लोज में। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ डेटा यूजिंग सर्विस बाइंडिंग। अब सोर्स क्या है डेटा का, यूज सोर्सेज क्या क्या है डेटा के, अगर हम सर्विस बाइंडिंग्स यूज करें तो डेटाबेसेस है, मैसेज ब्रोकर्स है, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है, एक्सटर्नल एपीआईज है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, डेटा वेयर हाउसेज है, आईओटी डिवाइसेज है, फाइल सिस्टम है, क्लाउड डेटाबेसेस है, और क्या है, डेटा लेक्स है हमारा अपना। तो इन सब चीजों को एक एक करके हम देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा यूजिंग सर्विस बाइंडिंग में पहला है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्या होता है, कॉमन सोर्स ऑफ डेटा होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट फॉर ट्रांजैक्शनल एंड एनालिटिकल वर्कलोड्स। ट्रांजैक्शनल और एनालिटिकल वर्कलोड्स के लिए ये हेल्प करता है मैनेज करने में इन सब चीज़ों को। सर्विस बाइंडिंग्स अलाउ एप्लीकेशंस टू कनेक्ट टू डेटाबेसेस। सर्विस बाइंडिंग क्या करती है, ये अलाउ करती है एप्लीकेशन को कि वो डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सके यूजिंग क्रेडेंशियल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स प्रोवाइडेड बाय द प्लेटफॉर्म। जो भी क्रेडेंशियल्स है और कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स है जो प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसके थ्रू सर्विस बाइंडिंग इन्हें अलाउ करते हैं, इनेबलिंग सिक्योर एक्सेस टू डेटाबेस रिसोर्सेज। और इससे फिर क्या होता है, सिक्योर एक्सेस हो जाता है डेटाबेस रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है मैसेज ब्रोकर्स। मैसेज ब्रोकर्स क्या होते हैं, मिडिल वेयर सिस्टम्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में बाय इनेबलिंग एसिंक्रोनस मैसेजिंग एंड मैसेज क्यूइंग। क्या एसिंक्रोनस, यानी सेम टाइम पे मतलब एसिंक्रोनस मैसेजिंग होता है, यानी एक मैसेज आने के बाद फिर नेक्स्ट मैसेज जा सकता है, और मैसेज क्यूइंग के थ्रू ये काम होता है मैसेज ब्रोकर्स में। सर्विस बाइंडिंग्स अलाउ करते हैं एप्लीकेशन टू कनेक्ट टू मैसेज ब्रोकर। सर्विस बाइंडिंग एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं कि वो मैसेज ब्रोकर से कनेक्ट हो सके, जैसे अपाचे काफका हो गया या रैबिट एमक्यू हो गया, टू पब्लिश एंड कंज्यूम मैसेजेस फॉर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, कि वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स के लिए मैसेजेस को क्या है, कंज्यूम कर सके, एंड डाटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज सच एज Amazon S3 हो गया, सिंपल स्टोरेज सर्विस, गूगल क्लाउड स्टोरेज हो गया, Azure ब्लॉब स्टोरेज हो गया, ये प्रोवाइड करते हैं स्केलेबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज फॉर ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा के लिए ये ड्यूरेबल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, फाइल्स के लिए और मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए। सर्विस बाइंडिंग इनेबल करती है एप्लीकेशन को कि एक्सेस कर ले वो क्लाउड स्टोरेज रिसोर्सेज सिक्योरली, अलाउइंग फॉर डेटा स्टोरेज रिट्रीवल और मैनिपुलेशन कर सके। तो किसके थ्रू होता है, सर्विस बाइंडिंग अलाउ करती है कि वो क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज भी ले सके। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एपीआईज।
External APIs, application programming interfaces, provide access to data and services offered by third party providers. तो ये क्या करती है, एक्सेस कर सकती है डेटा और सर्विसेज जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर दे रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, वेदर सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया. सर्विस बाइंडिंग्स अलाउ एप्लीकेशन टू इंटीग्रेट विद एक्सटर्नल एपीआई सिक्योरली. तो ये जो सर्विस बाइंडिंग होती है यही अलाउ करती है कि वो एक्सटर्नल एपीआई के साथ इंटीग्रेट हो सके सिक्योरली. ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है और डेटा एक्सचेंज कैपेबिलिटीज थ्रू एपीआई एंड पॉइंट्स के थ्रू ये प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सच एज अपाचे कैफका और अमेजोन काइनेसिस इनेबल रियल टाइम इंजेक्शन. ये क्या रियल टाइम इंजेस्ट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं एनालिटिक्स बाय प्रोवाइडिंग स्केलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. और क्या प्रोवाइड करते हैं, स्केलेबल और फॉल्ट टॉलरेंट मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सर्विस बाइंडिंग क्या करती है, इनेबल करती है एप्लीकेशन वो कनेक्ट हो सके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से और कंज्यूम कर सके डेटा स्ट्रीम्स को, प्रोसेस कर सके स्ट्रीमिंग डेटा को यूजिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का यूज करके और डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का यूज कर सके. नेक्स्ट है डेटा वेयर हाउसेस. वेयर हाउसेस क्या है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जो स्टोर करती है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल डेटा. स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल डेटा फॉर रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है. सर्विस बाइंडिंग से अलाउ एप्लीकेशन टू कनेक्ट टू डेटा वेयर हाउसेस सच एज अमेजॉन रेडशिफ्ट और गूगल बिग क्वेरी टू एग्जीक्यूट सिक्वल क्वेरी. सर्विस बाइंडिंग ही अलाउ करती है इनको कि वो डेटा वेयर हाउसेस जैसे अमेजॉन रेडशिफ्ट हो गया, गूगल बिग क्वेरी हो गया, कि इससे क्या कनेक्ट होके सिक्वल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके इनसाइट्स को, इंफॉर्मेशन को, और जनरेट कर सके रिपोर्ट्स यूजिंग एनालिटिकल टूल्स एंड बीआई प्लेटफॉर्म. तो एनालिटिकल टूल्स और बीआई प्लेटफॉर्म को यूज करके वो क्या उन सब चीजों को रिपोर्ट जनरेट कर सके. नेक्स्ट है आईओटी डिवाइसेस. इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जनरेट सेंसर डाटा. अब आईओटी क्या सेंसर डाटा जनरेट करेंगे, टेलीमेट्री डाटा जनरेट करेंगे, डेटा स्ट्रीम्स, इवेंट स्ट्रीम्स जनरेट करेंगे जो प्रोवाइड करेंगे इनसाइट्स इनटू फिजिकल एनवायरनमेंट, मशीनरी एंड प्रोसेसेस में के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. ठीक है. नेक्स्ट अब सर्विस बाइंडिंग्स इनेबल करती है एप्लीकेशन को कि वो कनेक्ट हो सके आईओटी डिवाइसेस से, इंजेस्ट कर सके यानी उनको कंज्यूम कर सके, सेंसर डेटा को इंजेस्ट कर सके और प्रोसेस कर सके स्ट्रीमिंग डेटा फॉर मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड एनोमली डिटेक्शन. तो ये करने के बाद ही वो क्या है मॉनिटर कर पाएंगे. सर्विस बाइंडिंग ही अलाउ करती है आईओटी डिवाइसेस को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में फिर बाद में हेल्प कर सके, एनोमली डिटेक्शन में हेल्प कर सके. नेक्स्ट है फाइल सिस्टम. तो फाइल सिस्टम में क्या है कि हम फाइल सिस्टम जो होगा वो प्रोवाइड करेगा स्टोरेज मैनेजमेंट फॉर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स सच एज टेक्स्ट फाइल्स हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, लॉग फाइल्स हो गया. सर्विस बाइंडिंग से अलाउ एप्लीकेशन टू कनेक्ट टू फाइल सिस्टम. सर्विस बाइंडिंग्स है वो क्या अलाउ करती है एप्लीकेशन को कि कनेक्ट हो सके फाइल सिस्टम से, एक्सेस कर सके फाइल रिसोर्सेज को और परफॉर्म फाइल ऑपरेशंस वो कर सके. रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, तो इसका अलाउंस कौन देते हैं, सर्विस बाइंडिंग्स देते हैं. अब क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड डेटाबेसेस क्या है, क्लाउड डेटाबेसेस जैसे अमेजोन आरडीएस हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, सिक्वल हो गया, एज़्योर डेटाबेस हो गया, ये प्रोवाइड करते हैं मैनेज डेटाबेसेस सर्विसेज फॉर रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए आ गया. तो ये क्या करते हैं, सर्विस बाइंडिंग इनेबल करते हैं कि वो डेटाबेस से कनेक्ट हो सके और एग्जीक्यूट कर सके डेटाबेस क्वेरीज और परफॉर्म कर सके डेटा ऑपरेशन. डेटा लेक्स हम जैसे जानते हैं सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है जो स्टोर करती है रॉ अनप्रोसेस्ड डेटा इन नेटिव फॉर्मेट में, इनेबल करती है फ्लेक्सिबल स्टोरेज के लिए और एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एट स्केल लेवल पे. सर्विस बाइंडिंग अलाउ करती है एप्लीकेशन को कनेक्ट हो सके डेटा लेक से, डेटा को इंजेस्ट कर सके यानी ले सके और परफॉर्म कर सके डेटा प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग टास्क यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क. तो इन सब का यूज करके वो बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क और टूल्स को क्या है यूज कर सकते हैं. बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. तो अब हम इन तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को और हम समझ ले, फाइल फॉर्मेट को समझ ले और सोर्सेज ऑफ डेटा कौन कौन से है यूजिंग सर्विस बाइंडिंग, सर्विस बाइंडिंग के थ्रू कौन कौन से सोर्सेज, सर्विस बाइंडिंग वाले कौन कौन से सोर्सेज ऑफ डेटा है. तो अगर हम इन सब को समझ लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है इफेक्टिवली मैनेज और एनालाइज कर सकती है और यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकती है डेटा एसेट से, इनेबलिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और ड्राइविंग बिजनेस वैल्यू. इससे क्या होगा, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो जाएगी और ड्राइविंग बिजनेस वैल्यू, और बिजनेस वैल्यू को वो क्या है ड्राइव कर पाएंगे. आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो आपको इसे लाइक करना है और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है. तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.